हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचाज क्रिएटिविटी में। और मैं हूँ रिचा। साथियों, आज की जो एजुकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियो है, इसमें एक अहम बिंदु है और इसे जानना हर विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यह बिंदु है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन अथवा स्कूल मैनेजमेंट। इस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कईयों बार कहा गया है, परंतु समय के अभाव के कारण अभी तक मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना पाई थी। परंतु आज मैंने समय निकाल लिया है और इस टॉपिक पर वीडियो भी बना ली है। साथियों, कुछ समय से आप देख भी रहे होंगे कि मैं बोर्ड पर खड़े होकर वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसका कारण है कि मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी कुछ समय से, परंतु जल्दी ही स्वस्थ होकर आपको बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगी भी और समझाऊंगी भी। आज की वीडियो में भी पूरी तरह से जैसे जैसे हमारा पॉइंट आता जाएगा वैसे वैसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कि बोर्ड पर किया करती थी। वीडियो हो सकता है कुछ लंबी जरूर बने, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि चाहे समय कितना भी लगे, परंतु सही व पूरी उदाहरण सहित आपको जानकारी दी जाए, ना कि अपूर्ण जानकारी। तो आप धैर्य के साथ वीडियो को देखें और समझें। अगर अपनी जिज्ञासा को प्रकट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और उसे सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ साथियों, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाइव प्रेजेंटेशन रखूंगी। इसके लिए आप अपने टॉपिक्स जितने भी हैं, जो भी आपके मन में जिज्ञासा हैं या जो भी कोई प्रश्न हैं, उन सब चीज़ों को आप तैयार करके रखें। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वो मुझे आप पहले से ही कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। साथ ही सप्ताह में 1 घंटे के समय में आपसे एक दिन फोन कॉल से भी बात करने का समय निर्धारित करूंगी, और वह कौन सा दिन होगा जल्दी ही बता दिया जाएगा। तो बस अब आप अपने अपने टॉपिक्स और प्रश्न इनको तैयार करके रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। तो साथियों, अब अपनी आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो परंतु उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं सबसे पहले कि ये प्रबंधन और प्रशासन क्या है। उस चीज को समझने से पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि विद्यालय क्या है। इसको हम एक संगठन के रूप में किस तरीके से देख सकते हैं, तो उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलती हुई जो हमारी एक शैली चली आई है पहले से, उस चीज को हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कुछ बदल गया है। तो उस चीज को समझना भी आवश्यक है, जो पहले भी हुआ करता था और आज क्या क्या बदला है उस चीज को भी हमें देखना है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि विद्यालय है क्या। अब इसमें यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मानव जीवन को उन्नतिशील, सफल एवं सुखी बनाने के लिए समाज में विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का स्वतः तथा मानव प्रयास से सृजन किया जाता रहा है। इन्हीं समितियों एवं संस्थाओं में से विद्यालय का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय बालक के जीवन को उन्नतिशील बनाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपना विशेष योगदान देता है। इसी संबंध में श्री एस बालकृष्ण जोशी ने कहा है कि किसी की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय में होता है। तो हम यहाँ पर अभी ये देखते हैं कि यहाँ पर जो विद्यालय एक संगठन के रूप में दिया गया है, उसमें यही बताया है कि जो एक विभिन्न समाज में जो विभिन्न संस्थाएं एवं समितियां जो होती थी, जो स्वतः ही एक मानव के प्रयास से बनाई गई हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि एक संस्था का रूप ले चुकी है। लेकिन अगर हम प्राचीन एजुकेशन के अंतर्गत देखते हैं तो वहां पर ये इस तरीके से नहीं हुआ करती थी। वहां पर गुरुकुल में विद्या बच्चों को दी जाती थी और वहां पर पूरे नियमों का पालन करके रहना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें बदलता गया है, उसी चीज को यहाँ पर रखा है कि उसके अंदर बालक का अब जो है विद्यालय के अंदर जाना है तो उसका सर्वांगीण विकास उसका होना आवश्यक है। इसीलिए विद्यालय को नियुक्त किया गया है और उसमें बहुत सारे हमारी ऐसी बातें रखी गई हैं, निर्धारित की गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं, जिसके आधार से बालक जो सर्वांगीण विकसित
हो सके। इसी संबंध में श्री एस बालकृष्ण जोशी ने जो कहा है कि किसी की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं होता, बल्कि विद्यालय में होता है, क्योंकि बालक विद्यालय में पढ़ने जाता है और अपने पूरे जीवन की जो नींव बनानी होती है उसको वो विद्यालय में निर्धारित करता है। साथ ही इन्होंने एक चीज और कही है कि यहाँ पर विद्यालय संबंधित बहुत ही उत्तम व आदर्श विचार भी रखे हुए हैं, जैसे कि विद्यालय आध्यात्मिक संगठन है जिसका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन एवं शक्ति का संचार करता है। विद्यालय एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है, जिसमें जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, छात्रों की सद्भावना इत्यादि समाहित है। अर्थात एक सुसंचालित विद्यालय एक सुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, एक राज्य एवं एक मनमोहक वृंदावन है जिसमें इन सभी बातों का सुंदर मिश्रण होता है। यानी कि यहाँ पर जब सर्वांगीण विकास को बताया गया है तो और वृंदावन का जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर प्रकार से एक बालक को पूरी तरह से उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके मूल्यों को किस तरीके से विकसित किया जा सके जिससे कि वो अपना पूरी तरह से यानी कि सर्वांगीण विकास कर सके और अपने साथ साथ समाज को भी एक योगदान दे और साथ ही साथ राष्ट्र को भी योगदान दे, क्योंकि राष्ट्र का जो निर्माण किया जाता है वो भारत के विद्यालय में ही किया जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जब एक बालक सुसज्जित यानी कि सर्वगुण संपन्न होकर के जब विद्यालय से निकलता है तो वहां पर वो अपने व्यवहार से, उत्तम आचरण से एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पर उस चीज को इन्होंने बताया है। अब हम ये देखते हैं कि विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषाएं इसमें क्या हैं। तो इसको हम पहले नंबर पर देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय का अर्थ क्या है। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, उन चीजों को आप विशेष तौर से ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पर पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय का अर्थ बताया है कि पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय यानी कि स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि विद्यालय जो है वो स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतर है और स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, परंतु इसकी उत्पत्ति, अब ये ऑब्जेक्टिव है हमारे, परंतु इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के स्कूला शब्द से हुई है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिसका अर्थ है अवकाश, यानी स्कूला शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अवकाश। इसके संबंध में लीच महोदय ने, अब इसके संबंध में जो लीच महोदय हैं उन्होंने लिखा है कि एथेंस के युवक जिन स्थानों पर अपने अवकाश के समय को विचार विमर्श, वाद विवाद, खेल कूद आदि में व्यतीत करते थे, वे स्थान शनय शनय यानी कि धीरे धीरे दर्शन एवं उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कूल एक संस्थागत केंद्र है जहां शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय का जो अर्थ बताया गया है कि यहाँ पर यूनानी भाषा के स्कूला शब्द से हुई थी जिसका कि अर्थ होता है अवकाश। और अवकाश के जो अर्थ में बताया है, यहाँ पर बताया था कि एथेंस के जो युवक थे उनको जब भी अवकाश मिलता था तो वो ऐसे स्थानों पर विचार विमर्श करने के या विवाद या खेल कूद इत्यादि जो भी एक्टिविटीज होती थी उन सबको व्यतीत करते थे वो अपने किसी भी स्थान पर, और वो धीरे धीरे दर्शन यानी कि फिलॉसफी एवं उच्च कलाओं के स्कूलों में वो ये चीज वातावरण जो है वो बदल गया। तो इस प्रकार स्कूल एक संस्थागत केंद्र का रूप ले चुके हैं। तो यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है, उसको एक स्कूल संस्थागत केंद्र कहा जाता है। तो ये तो हो गया पाश्चात्य दृष्टि से। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय दृष्टि से, तो भारतीय दृष्टि से विद्यालय का जो अर्थ होता है वो है, भारतीय दृष्टि से विद्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुआ है, विद्या धन आलय। ठीक है, अर्थात वह स्थान जहां विद्या प्राप्त हो। इस प्रकार विद्यालय वह स्थान है जहां ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसे बालक एक निश्चित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करता है। तो ये भारतीय दृष्टि से है। यहाँ पर इसका अर्थ कि ये दो शब्दों से बना है। पहला तो विद्या धन आलय, यानी कि विद्या यानी कि ज्ञान और आलय यानी कि घर, जहाँ पर ज्ञान, जिस घर में ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है विद्यालय। अब यहाँ पर ये भी चीज भी बताई गई है कि यहाँ पर एक ऐसा जो भी पाठ्यक्रम होता है उसको एक निश्चित अवधि में इसको
पूरा किया जाता है। और ये पाठ्यक्रम जो होता है एक बंधा हुआ इसका एक प्रारूप होता है और इसको एक निश्चित छत के नीचे, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में, निश्चित क्रिया को किया जाता है। उसको यहाँ पर एक संस्था का रूप दे दिया गया है, तो वो भारतीय दृष्टि से हो गया। आगे हम तीसरा एक और रूप है उसे देखते हैं। तीसरा है इसका वास्तविक अर्थ, यानी कि अब तीसरा तो पहले पाश्चात्य दृष्टि से देखा, फिर भारतीय दृष्टि से देखा, और तीसरा अब इसका देखते हैं कि वास्तविक अर्थ इसका क्या है। भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से जानने के पश्चात यह तात्पर्य निकलता है कि विद्यालय वह स्थान अथवा साधन या संस्था है जहाँ देश व समाज की नवजात पीढ़ी को उनकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुरूप निश्चित विधि से सुप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस राष्ट्र और समाज के विज्ञान व कला में कौशल, धर्म, नैतिकता, दर्शन आदि का ज्ञान कराया जाता है। यानी जो इसका वास्तविक अर्थ निकल करके आता है दोनों ही दृष्टि से, यानी कि भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि से, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये एक ऐसा साधन या संस्था है जहाँ पर देश या समाज की एक नवजात पीढ़ी को, हम जो बच्चे होते हैं उसको नवजात पीढ़ी ही कहेंगे क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, तो उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो बुद्धि होती है, उसी के अनुरूप यहाँ पर एक निश्चित समय के आधार से निश्चित स्थान पर उनको एक ऐसे अध्यापकों के माध्यम से जो कि प्रशिक्षित होते हैं और अपने ही अच्छे गुणों और अपने अच्छे आचरण के माध्यम से बालक पर प्रभाव डालते हैं, तो बालक उसी चीज को अनुकरण करता है और वही चीज हमारे यहाँ राष्ट्र और समाज में एक बहुत ही उत्तमता प्रदान करती है, क्योंकि उसी चीज से हमारा समाज जो है वो विकसित होता है। जब समाज विकसित होगा तो राष्ट्र भी अपने आप ही विकसित होता जाएगा। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन का प्रत्यय क्या है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से कि आज के दौर में विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन पर जोर दिया जा रहा है। यदि हम प्राचीन काल के समय की शिक्षा पर पद्धति पर ध्यान देते हैं तो उस दौर में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी दोनों की आवश्यकताएं भी सीमित थी और पूर्णतः प्रकृति पर ही आधारित थी। परंतु समयानुसार आज महत्वाकांक्षाएं व आवश्यकताएं दोनों ही बढ़ गई हैं और जब यह दोनों बढ़ी हैं तब विद्यालय प्रबंधन तथा मजबूत प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई है। अब हम यहाँ पर इसका जो प्रत्यय देखते हैं वो इस तरीके से है कि जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि प्राचीन शिक्षा पद्धति तो हमारी गुरुकुल पद्धति पर आधारित हुआ करती थी। अब उस चीज को हम देखते हैं तब उस समय क्या होता था कि न तो शिक्षक की आवश्यकताएं होती थी बहुत ज्यादा और न ही विद्यार्थी की। वहां पर हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती थी वो सीमित होती थी और मुख्य रूप से उनकी जो नीड होती थी वो रोटी, कपड़ा और मकान होता था। यानी कि हमें अपने भोजन को भरने के लिए केवल उतने ही भोजन की आवश्यकता होती थी जितना कि हमारा समय आसानी से गुजर जाए। कपड़ा यानी कि तन को ढकने के लिए बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं आवश्यकताएं नहीं रखी जाती थी और ना होती थी व्यक्ति की। उसी की तरह से वो आचरण भी करते थे और साथ में एक ऐसी छत जहां पर अपना संपूर्ण जीवन आसानी से निकाला जा सके। तो बहुत सीमित आवश्यकताएं होती थी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो। परंतु समय को देखते हुए वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं और आवश्यकताएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। यहाँ आज के समय में हर व्यक्ति अपनी शान और शौकत को दिखाने में लगा हुआ है। इसकी वजह से उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं तो उसकी आवश्यकताएं निश्चित तौर से बढ़ेंगी ही। तो इन दोनों को बढ़ते हुए जब देखा है तो जब विद्यालय को संस्थागत रूप दे दिया गया है तो उस संस्था को संभालने के लिए एक इस तरीके से यानी विद्यालय को एक संस्था बना दिया गया। अब विद्यालय प्रबंधन यानी उस संस्था को एक मजबूत प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई है कि किस तरीके से इसका संपूर्ण रूप से संचालन किया जा सके, इसका एक ऐसा प्रबंधन किया जा सके जो कि बहुत ही अच्छे से और संपूर्ण रूप से ये चल सके। तो यहाँ पर ये इसका एक प्रत्यय था। आगे इसमें है विद्यालय प्रबंध व प्रशासन का अर्थ। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विद्यालय प्रबंध और प्रशासन का अर्थ क्या है। जैसा अभी आपको बताया था कि विद्यालय एक शैक्षिक संस्था है और प्रबंध वह साधन है। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्यालय एक शैक्षिक संस्था है। यहाँ पर इसको एक संस्था बताया है, शैक्षिक यानी शिक्षा प्रदान की जाती है इस संस्था के अंतर्गत। ठीक है, और प्रबंध क्या है? एक साधन, यानी इस साधन से इसका प्रबंध किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। यह संस्था शैक्षिक, धार्मिक, सामुदायिक
सामुदायिक, शासकीय या समाज सेवी कोई भी हो सकती है। वैसे जब हम कहते हैं ना प्रबंधन, तो प्रबंधन तो वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हमारा ऐसा धार्मिक भी हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है, शासकीय भी हो सकता है या सामाजिक भी हो सकता है। परंतु यहाँ विद्यालय संबंधित बात हुई है तो हमारा यहाँ पर ये आता है शैक्षिक, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकती है, उसका संचालन किया जाता है, उसको कहा जाता है प्रबंध, ठीक है, या प्रशासन। अब देखते हैं कि विद्यालय प्रबंध का संबंध मुख्यतः विद्यालय की प्रबंध कमेटी। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि विद्यालय के आधार से पूछा गया है, तो विद्यालय का जो प्रबंध होता है उसका संबंध मुख्यतः विद्यालय की प्रबंध कमेटी होती है। एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उनके नेतृत्व में काम करने वाले अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों, साथ ही शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली भौतिक सामग्री से होता है। यानी कि विद्यालय का जो प्रबंध किया जाता है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी एक कमेटी होती है। उस कमेटी में निर्धारित किए जाते हैं कौन कौन व्यक्ति होंगे। तो वो पूरी कमेटी जो है एक दायित्व के आधार पर उनको किस किस को नियुक्त कर सकती है उसके आधार से, ताकि उसका संचालन अच्छे से चलाया जा सके। उसको नियुक्त करने के लिए एक कमेटी होती है। अब वो कमेटी जो है एक प्रधानाध्यापक को नियुक्त करती है, जो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, जो सबसे पहले यानी एक मुखिया होते हैं। उन्हीं के आधार के नेतृत्व में जो काम करते हैं, यानी कि वो अध्यापक भी होते हैं, अन्य कर्मचारी भी होते हैं, उन सब की एक शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ भौतिक सामग्रियां जुटाई जाती हैं। उन सामग्रियों के आधार से ही उसका प्रबंधन किया जाता है। हम आज के समय में भी देख रहे होंगे, हर स्कूल में, हर संस्था के अंदर एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जाती है। उस कमेटी के अंतर्गत कुछ सदस्य होते हैं। उन सदस्यों के माध्यम से सारी प्रक्रिया को संचालित किया जा सकता है, देखरेख किया जाता है। अब वहां पर जो प्रधान मुखिया जिसको हम कहते हैं, वो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल होते हैं। वही सारी व्यवस्थाओं को देखरेख उचित रूप से करते हैं और सारे संसाधनों को जुटाते हैं, ताकि हमारा विद्यालय जो है वो ऊंचाइयों तक जा सके और हर छात्र को उचित रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्हीं की देखरेख में शिक्षकों का कार्य कैसा है, कैसे वो कार्य करेंगे, कौन कौन सा दायित्व ऐसा है जो कि किस शिक्षक को कौन सा दायित्व सौंपा जाए, किस कर्मचारी से कौन सा कार्य कराया जाए, ये सारी क्रियाकलापें जो होती हैं ये सारी प्रधानाध्यापक के अधीन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हमने देख ली। अब देखते हैं कि विद्यालय में विद्यालय के नेता को प्रबंध का कार्यभार सौंपा जाता है। नेता अपने साथी अध्यापकों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासकीय कर्तव्यों को निभाता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे विद्यालय में विद्यालय के नेता को प्रबंध का कार्य सौंपा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे किसी भी विद्यालय में या किसी भी संस्था में दो रूप से मुख्य होते हैं। सबसे पहला होता है प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधान, तो उसके बाद जो हमारा होता है या तो वाइस प्रिंसिपल होता है या एचओडी होता है। इन दोनों के जो एक संयुक्त रूप से जो रूपरेखा होती है विद्यालय की कि क्या क्या कार्य कराना है, क्या क्या योजनाएं बनानी है जिन पर कि हमें कार्य करना होता है, उन सब चीज को देखरेख किया जाता है और उन्हीं के आधार से सारी बातें की जाती हैं। अब वो किस तरीके से, यानी कि जो प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल होते हैं वो विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी पर कार्य सौंपते हैं, वाइस प्रिंसिपल पर कार्य सौंपते हैं। उनके आधार से उनकी देखरेख में वो कार्य करते हैं। फिर वो जो विभागाध्यक्ष या एचओडी होते हैं या वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो शिक्षकों के आधार से कार्य कराते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो अपना दायित्व निभाते हुए इसमें अन्य कर्मचारियों की सहायता अच्छे से लेते हैं। तभी जाकर के किसी कार्य को आसानी से किया जा सकता है और तभी सारे कार्यों का निर्वाह बहुत अच्छे से किया जाता है। जहां इस तरीके से नहीं होता है वहां पर न तो वो विद्यालय पूर्ण कहा जा सकता है और ना ही वहां के बालक शिक्षित माने जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जिस चीज को एक प्रबंध कमेटी नियुक्त करती है प्रधानाध्यापक को, और प्रधानाध्यापक अपने सहयोगी अध्यापक और अपने एचओडी के सहायता से अन्य सारे कार्यों को या दायित्वों को अच्छे से निभाता चला जाता है। ठीक है, मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के साथ साथ विद्यालय भवन, साज सज्जा, शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर आदि आते हैं। तो ये सारी वो भौतिक चीजें हो गई जिस चीज को जैसे यहाँ पर ये बताया था ये सारी यहाँ पर जुटानी होती हैं, तब जाकर के सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। इस प्रकार विद्यालय प्रबंध का अर्थ सीखने
एवं सिखाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सफल बनाना होता है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विद्यालय प्रबंध का अर्थ सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सफल बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पर सीखना भी है और सिखाना भी है। तो हर चीज को यहाँ पर सीखना और सिखाना हो गया, तो वो चीज यहाँ पर हमारी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आ गई। अब हम ये देखते हैं कि आधुनिक समय में विद्यालय के माध्यम से सामाजिक कुशलता प्राप्त करने पर बल दिया जाने लगा है। आज वर्तमान समय में हम यही देख रहे हैं कि इस चीज को हम यहाँ देखते हैं कि विद्यालय के माध्यम से सामाजिक कुशलता को प्राप्त करने पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि मैंने पहले भी आपको कईयों बार बताया कि एग्जाम में कभी भी, वैसे तो अब इस समय हमारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं ज्यादा तरह से हमारे जो थ्योरी होगी वो बहुत कम होगी, हमें केवल रिटन में बहुत कम होगा तो होगा, अदरवाइज हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वही पैटर्न शायद अप्लाई हो रहा है और होगा भी। लेकिन फिर भी आगे के लिए कभी भी ऐसा होता है तो वहां पर हम जो है अपना एक डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से हम प्रभावपूर्ण बना सकते हैं अपने पूरे एग्जाम को, अपने पूरे पेपर को, अपने पूरे उस जो भी हमें टॉपिक दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया है उससे संबंधित, तो वहां पर एक डायग्राम होता है। और मैं इस चीज पर विशेष जोर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर, अगर 2 नंबर कहीं भाग भी रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं हमारी, उस चीज को देखते हुए वो बहुत शॉर्ट में नंबर पूरे देंगे, क्योंकि पेपर हमने शॉर्ट में किया है, कोई टेक्निक अप्लाई की है तब, और नंबर हमें उसमें अच्छे खासे पूरे मिल जाते हैं। तो इस चीज पर मैं ज्यादा जोर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये पूरा एक डायग्राम के जरिए बताने जा रही हूँ कि विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन की प्रक्रिया, सबसे पहले हम यहाँ पर ये नंबर 1 आता है हमारा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि योजना जब बनाई जाती है, किसी भी कार्य की योजना बनाई जाती है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, प्रारंभ से लेकर अंत तक जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी विस्तार पूर्वक एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। वो कोई भी रूपरेखा बना लें, किस तरीके से बनाए जो उनको सुविधापूर्ण हो, वो उस तरह से एक योजना बनाते हैं। अब उस योजना को ऐसे ही नहीं बना लिया जाता है, योजना के अंदर धैर्य भी होना आवश्यक है, अनुभव भी होना आवश्यक है, हिम्मत और साहस का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना धैर्य, हिम्मत, अनुशासन, इन सब के बिना हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो योजना में सबसे पहले इन चीजों को विशेषतः देखा जाता है और रखा जाता है। तो इसी के आधार के जो भी कोई पूर्ण ज्ञान होता है उसको देखना अत्यंत आवश्यक होता है, तब जाकर के बुद्धि के माध्यम से, किस टेक्निक के माध्यम से हमारी ये योजना सफल की जा सकती है, उस योजना को बनाया जाता है एक प्रबंध और प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा योजना। हम दूसरा जो देखते हैं वो होता है हमारा संगठन। संगठन क्या होता है यहाँ पर कि विद्यालय के उचित वातावरण के लिए पर्याप्त सामग्री को व्यवस्थित रूप से संगठित करना। कोई भी चीज हो सकती है, जब हम इसको वातावरण, उचित रूप से वातावरण चाहते हैं तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें एक पर्याप्त सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। अब वो सामग्री हमारी जैसे विद्यालय के अंतर्गत है तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी होना अत्यंत आवश्यक है, बच्चों के लिए एक ऐसा खेल का मैदान उचित रूप से होना चाहिए जहां वो संपूर्ण रूप से बौद्धिक शारीरिक क्षमता को अपना विकसित कर सके, तो इत्यादि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कराई जाती हैं। तो ये सारी चीजों को एक इस तरीके से एक प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। उन सारी चीजों को, एक सामग्री को व्यवस्थित रूप से संगठित करना अत्यंत आवश्यक होता है और वो प्रत्येक वस्तु से संबंधित होती है। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर संगठन। तीसरा आता है हमारा यहाँ पर बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी भी विद्यालय के अंतर्गत प्रबंधन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए बजट सही रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी सामग्री उचित रूप से नहीं हो सकती है। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि विद्यालय के अंतर्गत केवल जब मान्यता, भाई मैं सही बात बता रही हूँ इस चीज को, कोई भी हो, मुझे सही कहना है, कैसा भी हो, हर तरह से आजकल हम जो देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उस स्थिति को देखते हुए मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि आजकल क्या होता है कि आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, वहां पर ऊपर से लेकर के नीचे की सीढ़ी तक हर व्यक्ति भ्रष्ट और सिर्फ भ्रष्ट ही होता चला जा रहा है। वहां पर क्या करते हैं,
किसी भी स्कूल की मान्यता लेनी है, किसी भी कॉलेज की मान्यता लेनी है, तो वहां पर मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ इस चीज़ों को, तब मैं आपके सामने इस चीज़ को रख रही हूँ कि जब उनको मान्यता लेनी होती है, फाइल लगानी होती है, उस समय वो केवल और केवल पैसे देते हैं। सारी सामग्री उनको जो एक कागजों में दिखानी होती है, उन चीज़ों को जो भी ऑब्जर्वेशन करने आते हैं उनको केवल उसी समय तक दिखाने के लिए रखी होती है। सब चीज़ किराए पर मुहैया करा लाते हैं और उसके बाद जैसे ही उनका ऑब्जर्वेशन हो गया उसके बाद सारी चीज़ें चली जाती हैं। ना लाइब्रेरी दिखाई देती है, ना विद्यालय दिखाई देता है, ना बच्चे दिखाई देते हैं, ना स्टाफ दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सारी चीज़ें, प्रक्रिया जो चलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर चलती हैं। उसके बाद फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि बच्चे भी एडमिशन ले लेते हैं और बच्चे भी एडमिशन लेने के बाद ये जितने भी एडमिशन होते हैं तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत सी जगह कि हम नहीं आएंगे, हमारे साथ ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो अपनी शो कर देते हैं, पैसा दे देते हैं और वो भी नहीं आते हैं। तो विद्यालय को भी वही चीज़ लग जाती है कि उनके सारे बच्चे भर जाते हैं, सारे बच्चे आ जाते हैं। बीएड में तो ये बहुत बुरी तरह से ऐसे हो रहा है, एजुकेशन को हम लोग ही गिराते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बजट के आधार से अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ें सब पूरी इनकम उन्होंने ले ली और फिर भी वो चीज़ें मुहैया नहीं कराते। आप विद्यालयों में देखिए लाइब्रेरी नहीं है, आप विद्यालय में देखिए कि बच्चे तक नहीं है, तो क्या है वहाँ पर, केवल कागजों में है। लेकिन ये चीज़ें हमारी अगर सही रूप से, प्रॉपर रूप से एक प्रबंधन होना चाहिए, प्रशासन की प्रक्रिया होनी चाहिए विद्यालय के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमारे बजट के अंदर हमें इस तरीके से एक विद्यार्थी के लिए हर चीज़ को मुहैया कराना चाहिए। शिक्षण विधियाँ किस तरीके से कराई जाए, हर एक्टिविटी को कराया जाए, हर चीज़ को इस तरीके से देखा जाता है। तो वहाँ पर उस चीज़ में बजट सबसे पहले आता है। तो बजट अगर नहीं होगा तो उसके आधार से बच्चे को हम किस चीज़ की फैसिलिटी दे पाएंगे। हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े होल्डर्स लगे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि लिखा होता है ये भी सुविधा उपलब्ध है, ये सुविधा उपलब्ध है, बहुत सारी सुविधाओं को वो गिना देते हैं और उसके बाद जब विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जब इनको शो किया है तो बजट के आधार से शो किया जाता है और एक बजट होना अनिवार्य है। इसके आधार से हर चीज़ मुहैया बालक का कराना आवश्यक हो जाता है। तो बजट वो चीज होती है यहाँ पर कि आधुनिक विज्ञान तकनीकी के युग में विद्यालयों के लिए जो अत्याधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा न करने पर उस संस्था के विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से प्रत्येक क्षेत्र में फिर वो पिछड़ जाते हैं। हम ऐसे विद्यालय में एडमिशन तो ले लेते हैं, छात्र ऐसे विद्यालयों में एडमिशन तो ले लेते हैं, परंतु वो विद्यालय का ये कहना कि बजट नहीं है, ये कह करके और सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो वहां पर ऐसे बालक फिर पिछड़ जाते हैं विद्यालय में एडमिशन लेने के बाद, जहां पर किसी अन्य विद्यालय में सारी टेक्निक्स जो है वहां पर प्रयोग की जा रही है। तो विद्यालय को एक बजट के आधार से जो भी रखा गया है, जिस नॉर्म्स के आधार पर वो मान्यता लेकर के आते हैं, उस बजट को शो करना चाहिए। उस बजट के आधार से सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो बजट यहाँ सबसे पहले होता है। इस बजट को देखते ही तभी उनको मान्यता मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टाफ की नियुक्ति, यानी 4th नंबर पर आता है स्टाफ की नियुक्ति। किसी भी विद्यालय संस्था के महत्वपूर्ण अंग संस्था के स्टाफ एवं विद्यार्थी कोई भी होता है, ठीक है, वो संस्था मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पर आधारित होती है, जहां पर हमारे स्टाफ और होते हैं और बच्चे होते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो वहां पर उस विद्यालय का कोई भी मायना नहीं रखता है। और आजकल जो हम देख रहे हैं वो यही तो देख रहे हैं कि ना तो बच्चे दिखाई देते हैं स्कूल में, आपको दिखाई देंगे, इंटर तक आपको बच्चे दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद आप ग्रेजुएशन ले लीजिए आप, क्योंकि वहां पर बालक कहीं और चला जाता है। आप चाहे बीएड, जहां सबसे ज्यादा बीएड में हो रही है ऐसी, बीएड डीएलएड में भी एक बार को इतनी नहीं है, लेकिन बीएड में 100% ऐसा हो रहा है, 100 नहीं तो 99% तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि 1% ही आपको बच्चे दिखाई देंगे, 99% ये बच्चे भी तय कर लेते हैं, ये मैनेजमेंट भी तय कर लेता है कि वहाँ पर बच्चे आए या नहीं आए। तो सारी फैसिलिटी तो बच्चे खुद दे देते हैं, कैसे जानकारी होगी? तभी तो आज शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। न तो वहाँ पर स्टाफ रख रहे हैं, सीधा सीधा पैसा उन्होंने पचा लिया, ना वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, फीस उन्होंने सीधी सीधी ले ली। आप फीस दे रहे हो, फिर किस चीज की फीस दे रहे हो, बल्कि एक्स्ट्रा भी फीस देते हो, किस चीज के लिए? क्यों? क्योंकि हमें नंबर अच्छे मिल जाए। तो उसको बढ़ावा देने वाला कौन है? हम और आप।
तो यहाँ पर जो स्टाफ की नियुक्ति होती है वो केवल एक विद्यालय के अंदर तभी सफल होती है जब वहाँ पर स्टाफ भी होता है और पूर्णतः जो एक मानक के अकॉर्डिंग है, और वहाँ पर छात्र भी उपलब्ध होते हैं, क्योंकि एक विद्यालय की नींव इन्हीं दोनों के ऊपर टिकी हुई होती है। तो यहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति भी करना अत्यंत आवश्यक है। अब संस्था के मुखिया का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी संस्था के लिए अच्छे एवं योग्य स्टाफ का चयन करे तथा विभिन्न कार्यों का विभाजन उनकी कार्य क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कराए, जिससे कि वो अपने कार्यों को भले भांति कर सकें। वो कोई भी कार्य हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5वें पर रिकॉर्ड और रिपोर्ट, यानी कि 5वां नंबर रिकॉर्ड और रिपोर्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर विद्यालय संस्थान कोई भी हो, अब यहाँ पर विद्यालय है तो विद्यालय संस्थान जो होता है विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने का वह स्थान होता है कि एक व्यक्ति इन सब कार्यों का लेखा जोखा कभी नहीं कर सकता। किसी भी आप संस्था में देख ले तो एक व्यक्ति कभी भी अपने किसी भी लेखा जोखा, भाई लेखा जोखा तो होगा जब एंट्री हो रही है किसी चीज की, विद्यार्थी आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, जब वो इतनी बड़ी संस्था चल रही है तो वहां पर उनका लेखा जोखा तो होता है, वो रजिस्टर तो तैयार किए जाते हैं, रिपोर्ट तो तैयार की जाती है, रिकॉर्ड तो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर संस्था का जो मुखिया होता है उसका ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है कि वो इन सभी कार्यों को रजिस्टर बनाए और प्रतिदिन का जो कार्य होता है उसको रिकॉर्ड करके रखे और समय समय पर गंभीरता से उनकी जांच भी करें, ठीक है। अंत में भी एक ये रिपोर्ट ऐसी होती है कि अंत में भी ये प्रस्तुत करनी होती है, या कभी भी अचानक से कोई भी ऐसी सर्च हो जाए तो वहाँ पर बहुत आवश्यकता होती है कि भाई आपके स्कूल कॉलेज में क्या चल रहा है, तो वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं पहले से तैयार करनी जाती हैं। तो ये एक मुखिया का एक दायित्व होता है कि इन सबको अच्छे से वो बनाए। तो ये तो हो गया रिकॉर्ड और रिपोर्ट। अब हम देखते हैं तालमेल। तालमेल का यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये रहा हमारा 6 नंबर पर तालमेल। इन चीजों को तालमेल में ये देखा, साधारण शब्दों में अगर हम देखते हैं तो तालमेल का अर्थ ये होता है कि संगठन से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित करना। कोई भी हो सकता है वो, चाहे कर्मचारी हो, शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, पेरेंट्स के साथ भी हो, उन सबके अंदर तालमेल इस तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण रूप से हमारी व्यवस्थाएं चल सके। और इसके लिए मुखिया को सभी प्रकार की क्रियाएं सुनियोजित करके उनमें उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। यही सारी चीजें एक मुखिया के रूप में यानी प्रिंसिपल के अंतर्गत होता है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रबंध उन्हीं के ऊपर है। अब हम ये देखते हैं नियंत्रण। तो यहाँ पर 7वां आता है हमारा नियंत्रण, यानी कि संपूर्ण प्रशासन प्रक्रिया का निरीक्षण नियंत्रण कहलाता है। अब किस तरीके से वो करते हैं, वो विद्यालय के संपूर्ण ताने बाने हो सकते हैं, पाठ्यक्रमों का, पुस्तकों का, समय सारणी का, कोई भी एक्टिविटीज है, अर्थव्यवस्था है, बजट है, कुछ भी हो सकता है, उन सबको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। साथ ही अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऐसे रूल रेगुलेशन तैयार किए जाते हैं, उन सब पर नियंत्रण करना एक मुखिया का प्रमुख दायित्व होता है। तो यहाँ पर नियंत्रण हमारा एक अनुशासन के अंतर्गत आता है। अब 8वां देखते हैं हम यहाँ पर दिशा। ये हमारा आ गया यहाँ पर दिशा। दिशा के अंतर्गत यानी कि एक सफल नेतृत्व तथा कोई भी दिशा निर्देशन के अभाव में प्राय संपूर्ण योजना तथा संगठन मार्ग से भटक जाते हैं। कोई भी हो सकता है वो, अगर यहाँ पर सही रूप से एक दिशा नहीं दिखाई गई किसी भी कार्य को, हम जैसे हम किसी भी हम रास्ते में चलते जा रहे हैं और 2 रास्ते हमारे सामने आ गए हैं, तो वहां पर जो हमें सही दिशा का नहीं ज्ञान है तो वहां पर हम क्या करेंगे, गलत दिशा में चले गए तो हम भटक गए, हमने समय गवा दिया। वही चीज होती है एक मुखिया का यानी प्रिंसिपल का, कि वो या प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से हमें सही दिशा में जाना है ताकि हमारा नाम, पैसा, और सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र एजुकेशन लेने आए हैं वो एक भरोसे से आए हैं, उनका भरोसा नहीं टूटे। वो भरोसा एक ऐसी उम्मीद है जिसके माध्यम से समाज विकसित होगा और हमारा राष्ट्र विकसित होगा। तो एक उचित दिशा में प्रयोग करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। वो उचित दिशा हमारी एक मैनेजमेंट के आधार से, प्रबंध तंत्र के आधार से, मुखिया के आधार से निश्चित की जाती है, ठीक है। और तो ये तो हो गया। अब अंत में जो हमारा आता है वो आता है यहाँ पर मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसा होता है कि विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया का जो मूल्यांकन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। किसी भी कार्य को तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके परिणामों का मूल्यांकन हो नहीं सकता, और ये उचित प्रकार से होना भी चाहिए,
क्योंकि मूल्यांकन के बिना हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया अथवा नहीं किया। हम ये सोचते हैं, बहुत से, मैंने अभी आपको बताया इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बहुत से मैनेजमेंट ये सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ विद्यालयों को एक पैसा कमाने की मशीन सोचते हैं। पूरा का पूरा पैसा ले लिया और उसके बाद ना तो वो शिक्षकों को पैसा देते हैं और ना ही वो और किसी उसमें अच्छे से, उन्हें केवल अपना न तो नाम से मतलब होता है, ना उनको किसी और से अच्छी एजुकेशन से मतलब होता है। छात्रों का क्या होगा भविष्य, उससे कोई लेना देना नहीं है। देश कैसा जाएगा उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस दिखाई देता है तो वो उसी पर अपनी प्रक्रिया को रखते हैं। लेकिन अगर मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखते हैं तो ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैनेजमेंट को, हर प्रबंध तंत्र को ये सोचना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय को इस तरीके से संस्था बनाई जाए जहाँ पर एक आदर्शमय जीवन हो, एक उचित दिशा मिले हमें और अच्छे से हमारा वातावरण तैयार हो, जिससे कि छात्र की उन्नति हो, विद्यालय की उन्नति हो और समाज की उन्नति हो और सबसे ज्यादा राष्ट्र की उन्नति हो। ये सारी चीजें मूल्यांकन के आधार से जब हम आंकते हैं तो आज के समय में हमारी एजुकेशन निरंतर गिरती ही चली जा रही है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंध का अगर मूल्यांकन देखते हैं तो बहुत से आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे, बहुत से ऐसे आपकी खुद की नजर में भी ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। तो वो मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। तो बिना मूल्यांकन के हम ये देखें कि हमारा प्रबंध तंत्र भी सुरक्षित है तो वो नहीं हो सकता। प्रबंध तंत्र को भी मूल्यांकन करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आज मैंने अभी आपको इतना बताया, अब आगे बताती हूँ। अंतिम बिंदु जो हमारा आता है वो आता है कि विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारे ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर। जैसे पहला हमारा आता है कि विद्यालय के समस्त शिक्षकों को शिक्षा तथा स्कूल के उद्देश्यों को का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो पहला बिंदु ये कहता है कि विद्यालय के समस्त शिक्षकों को, जो भी वहां पर नियुक्त किए गए हैं शिक्षक, उन सभी शिक्षकों को शिक्षा तथा स्कूल के क्या उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, उस तभी जाकर के उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा, लेकिन आज के ज़माने में हम ये देख रहे हैं कि नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति एक इंटरव्यू तो होता है लेकिन उसके बाद सेलेक्ट वही होते हैं जो या तो अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं किसी भी आधार से, चाहे वो पैसों के आधार पर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर रखना मैनेजमेंट को वही है कि जहाँ हमारी हर तरह से बचत हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यही अभी हमने आपको मूल्यांकन में भी बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही रूप से जो प्रशासन के सिद्धांत है वो यही होने चाहिए जैसा कि ये लिखा हुआ है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है वो उद्देश्यों को, यानी हमें कहाँ तक आगे जाना है उस उद्देश्य को, उस एम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनको, शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए, तभी उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षकों को अपने कार्य में परीक्षण और पहल कदमी का अवसर देना चाहिए जिससे उनका उत्साह भंग ना हो। हम क्या करते हैं कि शिक्षकों को नियुक्त तो कर लेते हैं लेकिन नियुक्ति के बाद शिक्षक वो बोल भी नहीं पाता है, अपनी जिज्ञासा को प्रकट भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वही चीज़ फैली हुई है कि यहाँ पर जो सीनियर होते हैं, यानी हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी होती है, और फिर छोटी मछली इसलिए नहीं बोलती है वो कि अगर हमने कुछ बोला तो हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको, हर शिक्षक को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो किसी भी परीक्षण, जो भी दायित्व उनके ऊपर सौंप रहे हैं, जो भी कार्य उनको दे रहे हैं, उसमें वो पहल कदमी अपनी बात को रख सके, अच्छे से रख सके, ताकि उनका उत्साह भंग ना हो, बोलने का उनको एक ऐसी छूट दी जानी चाहिए। तो यही पॉइंट इसमें यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है। तीसरा हम देखते हैं कि शिक्षकों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के लिए विद्यालय की नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में विद्यालय प्रबंधन को भागीदार बनाया जाना चाहिए। यानी शिक्षकों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के लिए, भाई जब शिक्षक अपनी सहयोग और सहायता देंगे तभी तो उनके अंदर ये यहाँ पर एक उत्साह बढ़ेगा। तो वो यहाँ पहले बिंदु में हमारा आ चुका है। उनका सहयोग प्राप्त तभी कर पाओगे जब यहाँ पर एक मैनेजमेंट जो है उनको भागीदार बनाएगा हर तरह से बोलने के लिए। भाई आप भी क्रियान्वित हो सकते हो, क्रियाएं कर सकते हो, ये सारी छूटें उनको दी जानी चाहिए। फिर चौथे नंबर पर आता है कि विद्यालय के कार्यक्रमों का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समस्त शिक्षकों के कार्यों में समन्वय बना रहे। यानी कोई भी एक्टिविटीज हो, कोई भी कार्य हम संपादन करने जा रहे हैं तो वहां पर जो है समस्त
शिक्षकों के कार्यों का समन्वय होना आवश्यक है। वहाँ पर हर जो शिक्षक वहाँ मौजूद है, हर किसी के विचार विमर्श उसमें समाहित होने अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर के सफलता मिल सकती है। और 5वें नंबर पर जो आता है कि विद्यालय प्रशासन इतना लचीला होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह विभिन्न संभव विधियों को प्रयोग करके बालक का चतुर्मुखी विकास कर सके, यानी चारों तरफ से चहुमुखी उसका विकास हो सकता है। ये विद्यालय प्रशासन इतना लचीला होना चाहिए कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार सब जितनी भी संभव विधि हो सकती है कि हम बालक को क्या सिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, किस विधि से सिखा सकते हैं, वो सारी सुविधाएं उनको देना। तो वो सारी विधियों का प्रयोग जब तक बालक के ऊपर नहीं किया जाएगा तब तक बालक का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चहुमुखी विकास के लिए उन सभी विधियों को रखना अत्यंत आवश्यक है। और अंत में हमारा जो बिंदु आता है, विद्यालय में उन्हीं कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए जिनसे से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके, यानी कि अननेसेसरी या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि समय की बर्बादी हो। केवल उन्हीं एक्टिविटीज को रखना चाहिए जिससे कि बालक का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक हर तरह से उसका विकास संभव हो सके और बालक एक अपने जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे वहाँ पर अपना परचम लगा सके कि मैंने ये चीज़ प्राप्त की, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार से, अपनी योग्यता के आधार से, अपने चाहे वो कोई भी उसके कैसी भी योग्यता हो उसके आधार से। यहाँ पर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही हमारे प्रभावपूर्ण होने चाहिए एक बालक को सिखाने के लिए, ताकि बालक के अंदर भी एटीट्यूड और उसकी एप्टीट्यूड दोनों ही, यानी उसका व्यवहार और उसकी योग्यता दोनों ही मजबूती ले सकें। तो ऐसा प्रबंधन हमारे विद्यालय के अंतर्गत होना चाहिए, और ऐसा प्रबंधन अगर होगा वो एक मुखिया ही कर सकता है, और मुखिया होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाती है जिसका कि कॉलेज होता है मैनेजमेंट का, जो एक कमेटी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके माध्यम से जब अगर सबके माध्यम से, सबके सहयोग से जब विद्यालय को सही रूप से, सुचारू रूप से, सही गति में, सही दिशा में संचालित किया जाएगा तो एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाती है। और ये एक संस्थागत रूप है। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया गया है। और आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का अभाव है, और इस चीज को हम देख रहे हैं तो लेकिन प्रयास हमारा ही होना चाहिए ताकि इसमें सुधार किया जा किसी भी तरीके से प्रयास किया जा सकता है जिससे कि सुधार किया जा सके। बच्चों को भी ये समझना होगा, अगर हमें रियल नॉलेज चाहिए तो हमें विद्यालय जाकर के ही मिलेगी। अगर सही रूप से विद्यालय में हमें नॉलेज नहीं मिल रही है, या शिक्षक हमें नहीं दे पा रहे हैं, या मैनेजमेंट हमें नहीं दे पा रहा है, या प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अपने हितों के लिए, अपने आदर्शों के लिए, अपने विकसित एक जो हमारा उद्देश्य है, एम के लिए, उसके लिए हमें पहल करनी होगी, हमें उनसे कहना होगा, तभी जाकर के हमारा एक एम जो है वो ऊपर बढ़ सकता है, विकसित हो सकते हैं। इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर तो साथियों ये आज की वीडियो में जिसमें आप सभी को विद्यालय क्या है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, किस किस का सहयोग होता है, इत्यादि बातें। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर भी कर दें ताकि बाकी के जो आपके अन्य साथी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि एक हमें संपूर्ण राष्ट्र को अगर विकसित बनाना है तो वहाँ पर हमें पहले खुद विकसित होना होगा, और अपनी विकसितता को करने के लिए हमें एक ऐसे उच्च आदर्शों को अपनाना होगा ताकि हम खुद विकसित हो सकें, हमारा विद्यालय विकसित हो सके, और उसके लिए हमें मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, इन सब का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो उनको भी हमें बताना होगा अगर वो राह से भटके हुए हैं तो। अब यहाँ पर इतनी सी बात मैं कहूँगी आपसे कि मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जो पूरे प्रबंध तंत्र को उच्चता प्रदान कर सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।